आप सुन रहे हैं विविध भारती गीतों भरी कहानी। आइए आज सुने समीर गांगुली की लिखी गीतों भरी कहानी कैद और रिहाई। वाचन स्वर समीर गांगुली का। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, होना चाहिए भी नहीं, मगर उस दिन ये हो गया। तब रात के करीब 8 बज रहे होंगे। जुपिटर बिल्डिंग की लिफ्ट जब 7वीं मंजिल से चली तो उसमें सिर्फ गिरीश डोभाल था, बिल्डिंग का पियून यानी चपरासी, जिसका रोजाना का एक काम था ऑफिस छोड़ने से पहले टेरेस के दरवाजे पर ताला लगाना। और यह लिफ्ट 6ठी मंजिल पर आई और डोर खुला तो फार्मा कंपनी के सीईओ यानी सबसे बड़े अधिकारी सोम घोष अंदर आए। सोम घोष ने पियून की मौजूदगी पर गौर नहीं किया। लिफ्ट में प्रवेश करने से पहले तक वे मोबाइल पर किसी से उलझ रहे थे, जो कि क्लाइंट, उनके जूनियर से लेकर उनकी पत्नी तक कोई भी हो सकती थी। लेकिन लिफ्ट में कदम रखते ही फोन कट गया। पियून गिरीश डोभाल ने बड़े साहब की मौजूदगी पर गौर किया। लिफ्ट में पर्याप्त जगह होने के बावजूद वह थोड़ा और सिकुड़ गया ताकि साहब से दूरी बनी रहे और उन्हें कोई शिकायत न हो। फिर उसने धीरे से साहब को जय हिंद भी कहा, जिसे साहब ने नहीं सुना। इस पुरानी बिल्डिंग की उतनी ही पुरानी लिफ्ट 7 मंजिल का सफर करने में आमतौर पर 3 मिनट का समय लेती है, लेकिन उस दिन खट सी एक आवाज हुई और लिफ्ट एक झटके से 5वीं और 4थी मंजिल के बीच अटक गई। अब बॉस और पियून की नजरें एक दूसरे से टकराई। पियून से बॉस का कुछ पूछना उनकी हैसियत के खिलाफ था और पियून की इतनी औकात नहीं थी कि बॉस को तसल्ली देता कि साहब चिंता मत करो, अभी लिफ्ट चालू हो जाएगी। बॉस ने कुछ पल इंतजार करने के बाद अपने मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन लिफ्ट के अंदर नेटवर्क होने का सवाल ही नहीं था। पुरानी लिफ्ट का इंटरकॉम उठाकर देखा, कोई डायल टोन नहीं थी। इमरजेंसी बेल दबाई, वह ठीक थी, घनघनाते हुए बजी। लिफ्ट के अटकने के साथ ही फैन भी बंद हो गया था। पियून ने चाहा कि एक बार बटन दबाकर लिफ्ट को चलाने की कोशिश करे, मगर बॉस की डांट के डर से उसने कोई हरकत नहीं की, बस बॉस को कनखियों से देखता रहा। बॉस इस बीच 3 बार अपनी घड़ी देख चुके थे, जो यह बता रही थी कि लिफ्ट बंद हुए अभी सिर्फ 3.5 मिनट हुए हैं। फिर बॉस ने ही ग्राउंड फ्लोर के बटन को दबाया, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर 4थी मंजिल से लेकर हर मंजिल के बटन को बारी बारी से टिक 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 करके दबाया, मगर लिफ्ट इंच भर भी नहीं सरकी। तब बॉस उर्फ सोम घोष पहले अंग्रेजी में फिर बंगाली में बड़बड़ाए। उसके बाद पियून की तरफ पहली बार देखते हुए बोले, किसी को आवाज देकर बुलाओ। पियून गिरीश डोभाल ने 3-4 बार जोर जोर से पुकारा, कोई है, कोई है, मदद करो, मदद करो, हम लिफ्ट में फंस गए हैं। आने वाला जाने वाला है, आने वाला जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो
पल जो ये जाने वाला है। बार यूं मिली मासूम सी गली, एक बार यूं मिली मासूम सी गली, हो खिलते हुए कहा खुशबाश में चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं, थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला लेकिन लिफ्ट 5वीं और 4थी मंजिल के बीच फंसी रही। रात के 8 बजे के बाद इस बिल्डिंग के ऑफिस में किसी कर्मचारी के होने की संभावना बहुत कम होती है। वैसे भी पार्किंग की समस्या के कारण कुछ ऑफिस पहले ही यहां से जा चुके थे और बिल्डिंग के 2 फ्लोर तो बिल्कुल खाली थे। अब इस बिल्डिंग में सबसे बड़ी कंपनी यह फार्मा कंपनी ही थी। कंपनी का यह रजिस्टर्ड ऑफिस था। 6 बजे से ऑफिस के लोग निकलने शुरू हो जाते थे। ग्राउंड फ्लोर में रिसेप्शन जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। आमतौर पर 2 से 3 सिक्योरिटी मैन ये काम संभालते थे और लगता था कि प्यून गिरीश डोभाल की आवाज अभी तक किसी के कानों में नहीं पहुंची थी। लिफ्ट के अंदर से कहीं ज्यादा सन्नाटा बाहर छाया हुआ था। गिरीश डोभाल ने एक बार बॉस की तरफ देखकर पहले से ज्यादा जोर से मदद के लिए आवाज लगाई। फिर बॉस सोम घोष ने भी आवाज लगानी शुरू की, हेल्प हेल्प हेल्प। कहां तो इस कड़क बॉस की केबिन की एक हल्की सी घंटी या आवाज सुनकर फौरन कोई चला आता था, मगर आज हेल्प जैसा दयनीय शब्द सुनकर भी रिस्पांस नहीं मिल रहा था। कुछ समय और बीत गया, करीब 6 मिनट। अब गिरीश डोभाल को गर्मी महसूस होने लगी थी। पीठ की तरफ से कमीज पसीने से भीगने लगी थी। बॉस के शरीर के साथ साथ दिमाग का तापमान भी बढ़ रहा था।
आदमी की लाचारी उसकी झल्लाहट को बढ़ा देती है। तब वह दूसरे को गिल्टी घोषित करने के लिए बहाने ढूंढने लगता है। बॉस के पास यह लॉजिक हमेशा होता है। उसी का इस्तेमाल करते हुए सोम घोष ने गिरीश डोभाल से पूछा, लिफ्ट के साथ क्या तुमने कोई छेड़छाड़ तो नहीं की थी? वह सहम गया। यह कैसा सवाल था? लिफ्ट का दरवाजा तो अपने आप खुला था, फिर अपने आप बंद हो गया। लिफ्ट चल पड़ी। बॉस ने पहले 6ठी मंजिल का बटन दबा रखा था, सो लिफ्ट वहां रुक गई। गिरीश डोभाल की अगर जांच की जाती तो बेशक किसी भी बटन पर उसके फिंगरप्रिंट नहीं मिलते। खैर, उसने बॉस के सवाल को देर से समझा और तुरंत जवाब दिया, नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। गर्मी से बॉस के माथे पर पसीना छलक आया था। उन्होंने रुमाल निकालकर पसीना पोंछा और अपने ब्रीफकेस को सामने रखे स्टूल पर रखकर टाई की नॉट ढीली करने लगे। फिर लिफ्ट के सहयात्री की तरफ एक बार सरसरी नजर से देखा। उन्हें याद नहीं आया कि पहले कभी इस आदमी को देखा हो। मन में एक खटका हुआ कि क्या यह आदमी सचमुच यहां नौकरी करता है? कहीं कोई क्रिमिनल तो नहीं जो थोड़ी ही देर में अपना असली रंग दिखाएगा। इस बुरे ख्याल को झटककर उन्होंने बंदे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वह बोला, साहब गिरीश डोभाल। साहब ने दूसरा सवाल किया, तुमको पहले कभी नहीं देखा, कितने साल से यहां काम कर रहे हो? उसने कहा, यहां 4 साल हो गए साहब। हम सिक्योरिटी फर्म के कर्मचारी हैं। फार्मा कंपनी के मास्टर में हमारा नाम नहीं है, लेकिन काम तो शुरू से आपकी कंपनी का ही करते हैं। हम आपसे पहले वाले वाडिया साहब को भी जानते थे। वो छुट्टी के दिन अपना कुत्ता लेकर ऑफिस आते थे। यहां लोग बदलते रहते हैं, लेकिन हम यही हैं 4 साल से, सबसे सीनियर है यहां। आपने पिछली दिवाली को मिठाई का डिब्बा दिया था, हाथ भी मिलाया था। बॉस को यह सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई। वह फिर से चुप्पी लगा गए। पियून ने सिर खुजलाकर, गर्दन खुजलाकर थोड़ा टाइम पास किया। फिर स्टूल की तरफ देखकर बोला, साहब आप स्टूल पर बैठ जाइए, कोई जरूर हमारी मदद के लिए आएगा। बॉस दूसरों के आदेश का पालन नहीं करते, बल्कि आदेश देते हैं। इसलिए सोम घोष ने स्टूल पर बैठने के बजाय मोबाइल निकाला और नेटवर्क न होने के बावजूद इमरजेंसी मैसेज संभावित मदद के नंबरों पर भेज दिए। बाय चांस अगर मैसेज चले जाए तो बात बन सकती है। अचानक बॉस को लगा कि लिफ्ट में ऑक्सीजन की मात्रा कम है। उन्होंने पियून की तरफ देखकर कहा, हवा अंदर आ रही है क्या? पियून ने लिफ्ट का अच्छी तरह मुआयना करके डक्ट की तरफ इशारा करके कहा, हां साहब, वहां से हवा आ रही है ना? फिर उसने बात को आगे बढ़ाने के इरादे से कहा, साहब पिछले महीने भी एक बार लिफ्ट खराब हो गई थी, लेकिन दिन का वक्त था, इसलिए आधे घंटे में इंजीनियर ने आकर इसे ठीक कर दिया था। बॉस ने एक बार फिर रुमाल निकाला और पसीना पोंछकर पियून से पूछा, अगर तुम लिफ्ट में अकेले होते तो क्या करते? उसने इस स्थिति की कल्पना की और कहा, साहब इंतजार करता, सुबह तक का। घर वालों की सोचता, थोड़ा परेशान भी होता, फिर सोचता सब ठीक हो जाएगा। कोई गाना गुनगुनाता, कोई भी भजन, और अपनी ही बात पर वो हंस दिया। सोम घोष का मन थोड़ा हल्का हुआ। कुछ उम्मीद जगी कि अगले कुछ समय में कुछ अच्छा ही होगा। कमर थकने लगी थी। उन्होंने स्टूल से ब्रीफकेस हटाया, उसे नीचे रखा और खुद बैठ गए स्टूल पर। फिर गिरीश डोभाल को देखकर पहली बार आधा इंच मुस्कुराए। गिरीश डोभाल ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। वह भी लिफ्ट के फर्श पर पसर कर बैठना चाहता था, लेकिन एकाएक इतना खुलने की हिम्मत न कर सका। बॉस ने अभी पूछा था, वो लिफ्ट में अकेला होता तो क्या करता? मन ही मन उसने जवाब दिया, सबसे पहले अपनी कमीज को उतारता जो पीछे से पूरी भीग चुकी थी, फिर नीचे बैठ जाता क्योंकि अब टांगे जवाब दे रही थी। बॉस का स्टूल पर बैठना उसके अंदर जलन पैदा कर रहा था और यह बात बॉस से भी छुपी नहीं रही। बॉस ने कहा, गिरीश नीचे बैठ जाओ, कितनी देर खड़े रहोगे? पता नहीं इस कैद में और कितनी देर रहना है। वह धप से नीचे बैठ गया। फिर कृतज्ञता से बॉस की तरफ देखा।
बड़े लोग भी दूसरों का दुख दर्द समझते हैं। इस भाव ने उसे राहत दी। लेकिन बॉस को अचानक न जाने क्या हुआ, वो उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से लिफ्ट का डोर पीटने लगा। हेल्प हेल्प चिल्लाने लगा। बॉस गला फाड़कर चिल्ला रहा था और गिरीश डोभाल को डर लग रहा था कि बॉस को अटैक ना आ जाए। इस ख्याल से वह कांप उठा कि अगर बॉस को हार्ट अटैक आ गया और वह मर गया तो क्या होगा। बेशक अगली सुबह जब लोग आएंगे तो उसे ही कातिल समझेंगे और फिर पकड़कर पुलिस के हवाले कर देंगे। इस ख्याल से उसका गला सूखने लगा और तेज प्यास लगी। तब उसे याद आया कि उसने पिट्ठू बैग तो अपनी पीठ से उतारा ही नहीं है, जिसमें उसकी पानी की बोतल और टिफिन बॉक्स भी है। उसे अब पीठ के भीगने की एक और वजह भी समझ में आ गई। उसने उठकर पीठ से पिट्ठू बैग उतारा और उसमें से पानी की बोतल निकालकर सामने रख दी। फिर तमाम बुरे ख्यालों को झटक दिया। शुक्र है वो हमेशा पानी की इतनी बड़ी बोतल अपने साथ रखता है। पता नहीं बॉस के पास भी पानी है या नहीं। उसे बॉस को भी पानी पीने को कहना चाहिए कि नहीं। उसका पानी बॉस पिएंगे क्या? बॉस लोगों का तो पानी भी अलग होता होगा ना, जिसमें मिनरल होते होंगे, शायद टॉनिक भी होता हो, या फिर फ्लेवर वाला पानी। अब गिरीश डोभाल और सोम घोष दोनों की नजर बोतल में बंद पानी पर थी। समंदर में ना समाने वाला पानी क्या सचमुच बोतल में बंद हो सकता है? लिफ्ट में कैद दो जीवों का ये जीवन दर्शन था। ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा। पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा। बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत हैं, पहचाने गीत हैं। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं। क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी। सोम घोष को अचानक लगा कि बाहर कोई बात कर रहा है। शायद दो सिक्योरिटी वाले हों या अकेला सिक्योरिटी वाला ही मोबाइल पर किसी से बात कर रहा हो। उन्होंने प्यून से इशारे से कहा,
गिरीश सुनो, मुझे लगता है कोई बात कर रहा था अभी। मैंने एक आवाज सुनी थी, कुछ हलचल भी सुनी थी जूतों की। ऐसा लगा कि कोई चलता हुआ आसपास से गुजरा हो सकता है सिक्योरिटी वाला अपना राउंड लगा रहा हो। गिरीश डोभाल ने कुछ सुनने की कोशिश की, मगर उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, ना अब और ना ही पहले। वो बोला, अरे नहीं साहब, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया, आपको वहम हो गया होगा। माफ कीजिए सर, मेरा ये मतलब नहीं था। पर सोम घोष इस माहौल में और टेंस होना नहीं चाहते थे, इसलिए मामले को रफा दफा करते हुए बोले, कोई बात नहीं। गिरीश पानी पीना चाहता था, अब प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने ढक्कन खोलते हुए पूछ ही लिया, साहब पानी पिएंगे? साहब का भी गला सूख रहा था और अब अनिश्चित काल के लिए उस कोल्ड ड्रिंक की हरी बोतल में पानी की शुद्धता पर सवाल करना बेमानी था। उन्होंने बोतल पकड़ते हुए पूछा, आरओ मतलब फिल्टर वाला पानी है ना? गिरीश ने साहब को पानी पिलाने की भावना से उपकृत होते हुए कहा, हां साहब वही है। गंगा जल पीने के दिन तो चले गए जब से देवभूमि को छोड़ा। सोम घोष ने 2 घूंट पीने के बाद बोतल गिरीश को वापस पकड़ाते हुए कहा, अब तुम भी पी लो, लेकिन ज्यादा मत पीना, नहीं तो दूसरी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। साहब की इस बात को समझने में गिरीश को थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जब समझ में आया तो वह ठहाका लगाकर हंस दिया, फिर झटके से सिकुड़कर बैठ गया। लिफ्ट में उनको फंसे 20-22 मिनट हो चुके थे। राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। इस बार उसने 2-3 बटनों को दबाकर और डोर को धक्का देकर अपनी तरफ से कोशिश की, फिर चिल्लाकर किसी को सावधान सतर्क करने की कोशिश भी की, मगर बेकार। हार कर वह चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद साहब ने टाइम पास करने के इरादे से पूछा, अभी तुमने कहा देवभूमि, तुम कहां के रहने वाले हो? साहब गढ़वाल का। 4 धाम की यात्रा की है आपने? केदारनाथ बद्रीनाथ का नाम तो सुना होगा। हमारी तरफ बहुत से बंगाली टूरिस्ट आते हैं हर साल। गिरीश डोभाल की जुबान को जैसे अचानक पंख मिल गए थे। साहब ने फिर ठोका, हां भाई मैं सब जानता हूं, लेकिन मैंने पूछा है तुम कहां के रहने वाले हो? गिरीश ने बड़े उत्साह से जवाब दिया, साहब मेरा घर रुद्रप्रयाग से नजदीक है, वो 5 प्रयाग में से एक है साहब, बहुत अच्छी जगह है। साहब अब मजाक के मूड में आ गए थे। बोले, जब इतनी अच्छी जगह है तो उसे छोड़कर यहां कैसे आ गए? गिरीश का चेहरा बुझ गया। एक गहरी उदासी के साथ बोला, साहब बच्चे को आदमी बनाने के लिए यहां शहर चला आया। सोचा पढ़ लिख लेगा बच्चा तो आदमी बन जाएगा, अच्छी नौकरी करेगा। पहाड़ में रहेगा तो या तो खुद भी देवता बन जाएगा या देवता का पंडा पुजारी। उसकी आवाज में एक दर्द था जिसे सोम घोष ने महसूस किया। चुपचाप ब्रीफकेस खोला, बिस्कुट का एक पैकेट निकाला और खुद एक बिस्कुट लेकर खुला पैकेट गिरीश की तरफ बढ़ा दिया। गिरीश ने थोड़े संकोच के साथ एक बिस्कुट ले लिया और उसकी एक बाइट लेते ही मुंह में इतनी मिठास घुल गई कि झट से एक बिस्कुट और लेकर उसे जेब में डाल दिया और फिर झेंपकर साहब से कहा, साहब मेरे बेटे के लिए। साहब हंसकर बोले, पैकेट रख लो। झूम के गायूं आज मेरे दिल, रात गुजरे सुबह न आए। झूम के गायूं आज मेरे दिल, रात गुजरे सुबह न आए। जैसे कोई बचपन की कहानी याद भी हो और भूल भी जाए। झूम के गायूं आज मेरे दिल, रात गुजरे सुबह न आए। जैसे
टाइम पास करने का एक विकल्प था। लिफ्ट की रोशनी कुछ कमजोर सी लग रही थी। एक दो बार रोशनी में कुछ फड़फड़ाहट सी हुई। लगा किसी भी पल लिफ्ट में अंधेरे का राज हो सकता है। सोमघोष कैसे कहे कि उन्हें अंधेरे से डर लगता है। फिर भी तसल्ली के लिए उन्होंने गिरीश डोभाल से उल्टा सवाल किया, गिरीश, तुम्हें अंधेरे से डर तो नहीं लगता? गिरीश ने सवाल पर एक सवाल दाग दिया, किसका डर? साहब, आप भूतों की बात तो नहीं कर रहे? साहब ने कुछ सहमते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है भूत होते हैं क्या? गिरीश ने दबी आवाज में कहा, साहब, मैंने तो सुना है इस बिल्डिंग में भी एक जोड़ा भूत है, मतलब एक भूत और एक भूतनी, लोग कहते हैं। लेकिन साहब, आप तो बहुत जगह घूमे हैं, आपने कहीं भूत देखा है क्या? सोमघोष हंस दिए, बोले, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मेरी दादी बचपन में एक लंगड़े भूत की कहानी बार बार सुनाती थी, जो नाक से बोलता था और बासी भात खाने का शौकीन था। दादी कहती थी वो भूत उनके पुकुर के पास रहता था। पुकुर माने तालाब। गिरीश ने मस्खरी से पूछा, तो साहब जी, वो तो बंगाली भूत रहा होगा, धोती कुर्ता पहनने वाला, जैसे हमारे गढ़वाल में लोग कहते हैं कि गढ़वाली भूत दिखते थे पहले वहां, जो भटके हुए तीर्थ यात्रियों को रास्ता दिखाते थे। यह सुनकर सोमघोष का दिल हल्का हो गया। फिर एक सवाल पूछा, गिरीश, अगर वो भूत भूतनी का जोड़ा यहां आ गया तो? गिरीश हंसकर बोला, तब तो साहब अपना काम बन जाएगा, उनसे यही कहेंगे कि हमारी लिफ्ट चालू करा दो। यह सुनकर सोमघोष की हंसी छूट गई और उन्होंने ठहाका लगाया और खुद ही महसूस किया कि यह हरकत उन्होंने कई वर्षों के बाद की है। यानी वे हंसना भूले नहीं है, यानी उन्हें बीच बीच में हंसते रहना चाहिए। जो तुम हंसोगे तो दुनिया हंसेगी, रोगे तुम तो ना रोएगी दुनिया, ना रोएगी दुनिया। तेरे आंसुओं को समझ ना सकेगी, तेरे आंसुओं पे हंसेगी ये दुनिया, हंसेगी ये दुनिया। ला 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 ला। सूरज की किरणों ने जग में किया सवेरा, सूरज की किरणों ने जग में किया सवेरा। दीपक जो हंसने लगा तो हो गया दूर अंधेरा, हो गया दूर अंधेरा। जगमगाते रहो, गुनगुनाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। जो तुम हंसोगे तो दुनिया हंसेगी, रोओगे तुम तो ना रोएगी दुनिया, ना रोएगी दुनिया। गिरीश डोभाल ने पूछा, साहब जी, आपसे दफ्तर के लोग इतना डरते क्यों हैं? आप तो दिल के बड़े अच्छे आदमी लगते हैं। यह सुनकर सोमघोष थोड़ा और गंभीर हो गए। कुछ देर जाने कहां खोए रहे, फिर खड़े हो गए। कमर पर हाथ रखकर कमर की एक्सरसाइज करते हुए पूछा, अच्छा, लोग मुझसे डरते हैं, मगर क्यों? मैं तो बस काम से मतलब रखता हूं। गिरीश को समझ में नहीं आया कि इस टॉपिक को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं। कहीं कल सुबह ही इसी साहब के केबिन में उसकी पेशी हो जाए कि बड़े साहब से ऐसे बात की जाती है, कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं। वो घबराकर बोला, जाने दीजिए साहब, मुंह से कुछ भी निकल आता है, आखिर ठहरा गंवार का गंवार। साहब मुस्कुराए, बोले, गिरीश, तुम्हारा और मेरा
लिफ्ट में भी ये फंसना बाय चांस नहीं है, यह नियति द्वारा पहले से निर्धारित था और इसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। मेरे से क्या तुम भी डरते हो? गिरीश के साथ यही तो प्रॉब्लम है, वो कई बार अपने मुंह पर लगाम नहीं दे पाता है। उसके मुंह से शब्द हवा के बुलबुलों की तरह निकलते चले जाते हैं। अब की बार भी ऐसा ही हुआ। वो बोलता चला गया, साहब 2 दिन पहले मैंने सुनीता मैडम को जेरोक्स रूम में रोते हुए देखा था। बार बार पूछने पर बोली, साहब ने आज बेमतलब में बहुत सारा डांटा। वो किसी की बात सुनते ही नहीं है, अपनी पोजीशन बताने का मौका भी नहीं देते। सोम घोष को याद आ गया, रीजनल ऑफिस जाने वाली अर्जेंट फाइल को अपडेट ना करना कोई मामूली लापरवाही तो नहीं है, उसके लिए डांटना तो जरूरी है। उन्होंने गिरीश को सफाई पेश की, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी। गिरीश ने दूसरा पक्ष रखा, साहब उसने तो नहीं, मगर पांडा साहब ने बताया था कि वो बेचारी क्या करती, ये सब खन्ना की गलती है। उसने सुनीता मैडम को दूसरे काम पर लगा दिया था, बोला था उस फाइल को छोड़ो, इसे निपटाओ, मैं घोष साहब से बात कर लूंगा। लेकिन जब सुनीता मैडम को डांट पड़ी तो वो चुप रहा, एक बार भी कुछ नहीं बोला। साहब सिर हिलाकर रह गए, पता नहीं इसका क्या मतलब था। गिरीश यहीं चुप नहीं रहा, आगे बोला, साहब ऑफिस वाले कहते हैं आपने खन्ना साहब को बहुत सिर चढ़ा रखा है, हम लोगों से भी वो पर्सनल काम कराते हैं। सोम घोष को लगा कि उन्हें ह्यूमन रिलेशन पर भी ध्यान देना चाहिए। खैर, आपसे वह इस दिशा में भी काम करेंगे। उन्होंने गिरीश की तरफ देखा और कहा, थैंक यू गिरीश। गिरीश कुछ समझा नहीं, फिर भी हंस दिया। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। लिफ्ट के अंदर अब दोनों को काफी गर्मी महसूस हो रही थी। साहब ने शर्ट के सभी बटन खोल दिए थे। उनकी हल्की गुलाबी कमीज पसीने से पूरी भीग चुकी थी। बनियान नजर आ रही थी, वह भी लथपथ होगी। करीब 1.25 घंटे का समय गुजर चुका था लिफ्ट की कैद में। गिरीश भी कमीज को उतारकर उससे अपना चेहरा पोंछना चाहता था। रुमाल रखने की उसे आदत नहीं है और आस्तीन से चेहरा पोंछते पोंछते दोनों आस्तीनें भीग चुकी थी। सोम घोष ने सोचा, घर में पत्नी और बच्चे अब परेशान होने लगे होंगे। फोन भी ट्राई किया होगा। ऑफिस से निकलने से पहले उन्होंने पत्नी को फोन करके कहा था बस वे निकल रहे हैं और रास्ते में बंगाली मिठाई की दुकान से मिष्टी दही लेते आएंगे। शायद अब तक उन्होंने इधर उधर खोज खबर लेनी शुरू कर दी होगी। गिरीश भी 9 बजे तक घर पहुंच जाता है। 9:30 बजे वाला सीरियल देखते हुए उसका परिवार खाना खाता है। वहां भी इंतजार हो रहा होगा। काश उन्हें खोजते हुए कोई यहां तक आ पहुंचे। दोनों ही पहली बार ऑफिस सिक्योरिटी पर अपने अपने तरीके से सोच रहे थे। सोम घोष ने अचानक एक अटपटी बात कही, शायद खुद से ही। लिफ्ट के अंदर फंसा आदमी भी 40 घंटे तक जिंदा रह ही सकता है, ये मैंने कहीं पढ़ा है।
यह सुनकर गिरीश बोला, साहब उसकी नौबत नहीं आएगी। 12 बजे के बाद तो दिन निकलने की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और आप कहें तो मैं क्या लिफ्ट का डोर खोलने की कोशिश करूं, डक्ट की तरफ से चढ़ूं ऊपर? साहब ने फौरन कहा, नहीं बाबा नहीं, धैर्य रखो, हमें बाहर सिग्नल भेजने की कोशिश करनी चाहिए। तुम भी दिमाग लगाओ, हम और क्या कर सकते हैं ये सोचो। एकाएक गिरीश के दिमाग की बत्ती जल उठी। वह उत्साह से चिल्लाया, एक आइडिया साहब जी, सीटी। सीटी की आवाज दूर तक जाएगी। लेकिन सीटी कहां से लाओगे? बॉस ने कहा, साहब मैं मुंह से सीटी बजाऊंगा। और वह 2 उंगलियां मुंह में डालकर जोर जोर से सीटी बजाने लगा, लगातार, बार बार। फिर लगा कोई दबे पांव लिफ्ट की तरफ आ रहा है। वह और जोर जोर से सीटियां बजाने लगा। फिर दूसरी तरफ से, यानी लिफ्ट के ठीक बाहर से एक कुत्ते की भौंकने की आवाज आने लगी। बड़ी निराशा हुई। उसने थक कर सीटी बजाना बंद कर दिया। गा मेरे मन गा, गा मेरे मन गा, तू गा मेरे मन गा, गा मेरे मन गा। यूं ही बिताए जा दिन जिंदगी के, यूं ही बिताए जा दिन जिंदगी के। गा मेरे मन गा, गा मेरे मन गा, तू गा मेरे मन गा। तेरी टूटी हुई बीना कहे तुझको है जीना, जीवन को निभा। चाहे भर भर आए, चाहे दुख बरसाए, तेरे नैनों की घटा तू नैन मत छलका। गा मेरे मन गा, यूं ही बिताए जा दिन जिंदगी के। गा मेरे मन गा। फिर भी तू झूमे जा, गा मेरे मन गा, यूं ही बिताए जा दिन जिंदगी के, यूं ही बिताए जा दिन जिंदगी के। गा मेरे मन गा, गा मेरे मन गा, तू गा मेरे मन गा। फिर समय थोड़ा और खिसका। रात और गहराई, सन्नाटा और भयानक बना। लिफ्ट की कैद में फंसे 2 मुसाफिरों की निराशा थोड़ी और बढ़ी। अब तक वे एक दूसरे से बात करके इस उम्मीद में थे कि उनकी मदद के लिए कोई ना कोई अवश्य आएगा। सोम घोष इस बार लिफ्ट के फर्श पर बैठ गए। गिरीश ने अपने पैरों को थोड़ा समेट लिया। उसे लगा साहब नर्वस हो रहे हैं, इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए उसने पूछ ही लिया, साहब आपके बच्चे यहीं रहते हैं या किसी फॉरेन कंट्री में? साहब उसकी तरफ देखते हुए बोले,
बेटा 2 साल अमेरिका में था, अब लौट आया है। उसके काम मेरे समझ में ही नहीं आते। कहता है ऑर्गेनिक खेती करेगा। अरे जब किसानों की हालत ही बहुत अच्छी ना हो तो खेती से क्या मिलेगा? गिरीश साहब की बात सुनकर मुस्कुराया। उसे अपने गांव के चंदन नेगी की याद आ गई। जब उसने विदेशी फूलों की खेती शुरू की थी तब कितने ही लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन वह कृषि विद्यालय से पढ़कर आया था। उसके पास एक लक्ष्य था और उसके लक्ष्य ने गांव का नक्शा ही बदल दिया। जब उसने साहब को चंदन नेगी की कहानी सुनाई और बताया कि अब उसके फूल मुंबई, दिल्ली और दुबई तक जाते हैं और वह लाखों करोड़ों कमा रहा है, तो साहब की आंखें फैल गई। बस इतना ही कहा, अच्छा? फिर थोड़ी देर बाद कहा, तुम्हें अपने लड़के से मिलाऊंगा एक दिन। थोड़ी देर बाद पॉज लेकर फिर कहा, शायद कभी मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर तुम्हारे गांव की तरफ भी आ सकता हूं, यह देखने के लिए कि तुम कितना सच बोल रहे हो। शायद अब सोम घोष अपने बेटे के इन्वेस्टमेंट प्लान का प्री ऑडिट कर रहे थे। आखिर यह बात फूलों और फलों की थी। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। रात है या बारात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। फूल के हार, फूल के गजरे, फूल के हार, फूल के गजरे। शाम फूलों की, रात फूलों की, शाम फूलों की, रात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। आपका साथ साथ फूलों का, आपका साथ साथ फूलों का। आपकी बात बात फूलों की, आपकी बात बात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। फूल खिलते रहेंगे दुनिया में, फूल खिलते रहेंगे दुनिया में। रोज निकलेगी बात फूलों की, रोज निकलेगी बात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। नजरें मिलती हैं, जाम मिलते हैं। नजरें मिलती हैं, जाम मिलते हैं। मिल रही है हयात फूलों की, मिल रही है हयात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों
सहरा में रात फूलों की पिछड़ी रात बात फूलों की रात है या बारात फूलों की। बाहर फिर सन्नाटे को तोड़ता हुआ कुत्ता भौंकने लगा। गिरीश को थोड़ी आस बंधी और वह एक बार दोबारा मुंह से सीटी बजाने लगा। बॉस भी जोर जोर से हेल्प हेल्प की आवाज देने लगा। उनकी आवाज सुनकर वह कुत्ता भौंकते हुए उनकी ही तरफ आने लगा। अब उसका भौंकना और तेज हो गया था। गिरीश ने अपना अंदाजा लगाते हुए कहा, साहब कुछ तो है आसपास, आदमी या भूत। मुझे किसी की आवाज सुनाई दे रही है। फिर दोनों चुप हो गए। कुछ कदमों की आहट सी सुनाई दे रही थी, या फिर ये दोनों का भ्रम भी हो सकता था। कई बार हमें वही सुनाई या दिखाई देने लगता है जो हम सुनना या देखना चाहते हैं। इसे मतिभ्रम या हेलुसिनेशन भी कहते हैं। फिर वे आवाजें बंद हो गई। लेकिन एक और चीज भी होती है जिसे सिक्स्थ सेंस कहते हैं। सोम घोष के साथ भी अब कुछ ऐसा ही हुआ। वे जोर से चिल्लाकर बोले, गिरीश, हमारी रिहाई का समय आ गया, पक्का 100%। गिरीश डोभाल साहब के मुंह की तरफ देखता रह गया। कहीं साहब को पागलपन का दौरा तो नहीं पड़ा। नाजुक आदमी है, कभी इस तरह की सिचुएशन में नहीं रहे होंगे। उसने साहब को शांत कराना चाहा। पानी की बोतल को उनकी तरफ बढ़ाया। साहब झल्लाकर बोले, तुम्हें मैं पागल लगता हूं? मैं परफ्यूम की खुशबू महसूस कर रहा हूं, वही परफ्यूम जो निवेदिता लगाती है। निवेदिता मतलब मेरी वाइफ। वो आसपास ही है। माय डियर, वो आ गए हमें रेस्क्यू कराने। साहब जोर जोर से चिल्लाने लगे, निवेदिता, निवेदिता, बाबू, बाबू, सोना, सोना। वे अपनी पत्नी, बेटे और बेटी को पुकार रहे थे। गिरीश भी जोर जोर से सीटी बजाने लगा। शायद साहब सही हो और फिर चमत्कार हो जाए। लिफ्ट की तरफ कई कदम और आवाज बढ़े चले आए। फिर एक भारी आवाज गिरीश डोभाल ने भी साफ साफ सुनी, मिस्टर घोष, हम आ रहे हैं, हम आ गए मिस्टर घोष। तुरंत ही दो जोड़ी हाथ दुआ की मुद्रा में जुड़ गए। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। यानी सोम घोष और प्यून गिरीश डोभाल को करीब 2 घंटे के बाद लिफ्ट की कैद से रिहाई मिली। लिफ्ट से निकलने के बाद साहब के परिवार को लगा कि घर जाने से पहले
घोष साहब को किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाकर शौक से बाहर निकालने के लिए काउंसलिंग दी जानी चाहिए। तो ऐसे में उनके लिफ्ट बंधु गिरीश डोभाल को कैसे छोड़ा जा सकता था? रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। उसे भी साथ ले जाया गया और वहां बहुत ही आत्मीय माहौल में घोष साहब के पुत्र बाबू उर्फ सौमित्र के साथ गिरीश की एग्जॉटिक फूलों की खेती के बारे में बड़ी गंभीर चर्चा हुई। घोष परिवार के पास इन्वेस्टमेंट की पूंजी और तकनीकी ज्ञान था, तो गिरीश के पास पहाड़ में खेती लायक जमीन और सरकारी अनुमतियों का आधार। सो वहीं पर एक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट की रूपरेखा बनी। अब सुनने में आया है कि उस प्रोजेक्ट में सौमित्र घोष के पार्टनर होंगे गिरीश डोभाल। यह फैसला ठीक आधी रात के बाद लिया गया, जब अगले दिन की शुरुआत हो रही थी। सच, काली अंधियारी रात के बाद एक उजली सुबह की उम्मीद जीने को नए मायने दे जाती है। जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे, जागो नवयुग चूमे नैन सिहारे। जागो जागो मोहन प्यारे। नगर नगर जग गलियां जागी, नगर नगर जग गलियां जागी। नगर नगर जग रे, नगर
कैद और रिहाई। अभी आप सुन रहे थे समीर गांगुली की लिखी ये गीतों भरी कहानी। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।